नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम चला रहे हैं आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए, उसका जो सेट नंबर 13 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला, स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के हमेशा की तरह। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,000 साल पहले जो 45,000 साल पुरानी है, कहाँ पर की गई, किस देश में की गई, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 45,000 साल पुरानी जो गुफा चित्र है, प्राचीन गुफा चित्र, इसकी खोज की गई है आपकी इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका है चंडीगढ़। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, टोक्यो पैरालंपिक्स जो खेल आपके हाल ही में आयोजन किए गए और कहाँ पर, तो टोक्यो में ही, जापान के का जो शहर टोक्यो वहाँ पे। तो आपको बताना है कि इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी अवनी और लखेरा का संबंध किससे है। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है निशानेबाजी से, शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शूटिंग से। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा था 2021 में, आपको बताना है। तो यह जो आपका फ्रूट केक आंदोलन था, यह चर्चा में कहाँ रहा था, तो आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की थी हाल ही में। तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा करने वाला जो राज्य बना था वो था आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से हम जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपका यूपी स्पेशल का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आपको देना है। एक तरफ आपको यूपी के स्थापत्य या नगर दिए गए हैं और उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी वह दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो पहला क्या है, स्थापत्य आपका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि बदायूं वाली है, इसका निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, बिल्कुल सही है। अटाला मस्जिद जो कि आपकी जौनपुर में, इसका निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे अटाला मस्जिद जो आपका जौनपुर का है, इसका निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की जगह कौन होना चाहिए था, इब्राहिम शाह सरकी। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आगरा शहर बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, बिल्कुल सही है। और झंझरी मस्जिद जो आपकी जौनपुर की है, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, तो झंझरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो बी था आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, अटाला मस्जिद का निर्माण यहाँ पे इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, यह होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था, आप इसे याद कर लीजिएगा, मैंने आंसर आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और यांगसी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन में यह बहती है। कहाँ बहती है, तो यह चीन में बहती है। और इसके अलावा पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी है यहाँ पे नील नदी है। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है भारत में बहने, मतलब भारत की जो सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बृहत ज्वार कब आता है। तो बृहत ज्वार कब आता है, जब सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब बृहत ज्वार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जब सूर्य व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में बृहत ज्वार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी स्पेशल में पूछे जाएंगे। तो हिंदू व मुस्लिम एकता का यह प्रतीक माना जाता है मेला, जिसका नाम है नौचंदी का मेला, और यह कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में लगता है। तो इसे भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरठ का जो नौचंदी का मेला है यह हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यह आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, किसका संबंध यहाँ पे गलत दिया गया है, आपको बताना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपका जो एक बाइट्स होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट्स आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। और उसके बाद आपका जो दिया गया है 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, सेकेंड वाला भी। और इसके बाद आपका 1 GB की यहाँ पे बात हो रही है। 1 GB में कितना होता है? तो 1 GB में यहाँ पर आपका दिया गया 1024 KB होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1024 की जगह होना चाहिए था 1024 MB होता है। कितना? तो 1000, यहाँ पे कहाँ गया? तो 1024 MB आपका होता है, यानी कि 1024 मेगाबाइट होता है आपका 1 GB में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। और वहीं आपका 1 टेराबाइट में होता है, यानी कि 1 TB में आपका होता है 1024 गीगाबाइट। तो इस प्रकार से यह आपका सुमेलित हो गया है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक बाइट्स आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट आपका यहाँ पे 1024 MB के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, नगोबा जात्रा फेस्टिवल किस राज्य का एक फेमस जनजातीय त्यौहार है? आपको बताना है। तो यह आपका तेलंगाना का एक फेमस जनजातीय त्यौहार है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तेलंगाना का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन है? मतलब कौन होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसके प्रमुख कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रकार के आपातकाल से है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। ये 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं? एक आपातकाल आपका है आर्टिकल 352 वाला है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं इसको हम। इसके बाद आपका यहाँ पे तो पहला आपातकाल कौन सा है? आर्टिकल 352 होता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। और एक होता है आपका 356 वाला, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और इसका फेमस नाम है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी आप कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए राष्ट्रपति शासन। और एक आपका आपातकाल होता है आर्टिकल 360 वाला, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र हमारे संविधान में है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 किस प्रकार के आपातकाल को डील करता है? तो वित्तीय आपातकाल को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी थे? आपको बताना है इसमें से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो डी है नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के? तो ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत में लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा इनका जो कार्यकाल था यह कब से कब तक था? तो 1977 से लेकर 1982 के मध्य ये भारत के राष्ट्रपति थे। आपको पता होना चाहिए, इमरजेंसी के बाद जब नई सरकार का गठन किया गया था
तो उसी के दौरान जो है आपका नए राष्ट्रपति बनाए गए थे नीलम संजीव रेड्डी, और इनसे पहले भारत के 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था इमरजेंसी के दौरान ही इनका कार्यकाल था, लगभग 1974 से, आप याद कर लीजिएगा, 1974 से लेके ये 1977 तक थे क्या, तो ये थे आपके राष्ट्रपति। इमरजेंसी का यह टाइम पीरियड था, इसी के दौरान जो है आपके राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और इसके बाद जाकिर हुसैन के बारे में आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तथा जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। तो ये चारों राष्ट्रपति के बारे में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता था मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपकी जो धूपगढ़ चोटी है किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगी? तो यह सतपुड़ा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेगी धूपगढ़ चोटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तथा यह जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? इन चार ऑप्शन में से किसको हम हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं, आपको बताना है। तो दिए गए चार ऑप्शंस में से इसमें से आपका जो वेस्टर्न घाट है, जो आपके पश्चिमी घाट हैं, इनको हम कहते हैं क्या? तो इनको हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो जैव विविधता होती है सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के अलावा भारत में और कहाँ कहाँ पर हॉट स्पॉट एरियाज हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हिमालय का जो क्षेत्र हमारा हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, इसके अलावा इंडो वर्मा क्षेत्र हो गया, इसके अलावा सूडा लैंड क्षेत्र हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? तो हॉट स्पॉट वाले एरियाज हैं भारत में, थे इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हॉट स्पॉट शब्द का जो सर्वप्रथम बार प्रयोग था किया गया था नॉर्मन मॉयस के द्वारा। किसके द्वारा? तो नॉर्मन मायन, जो आपके मायर्स थे, नॉर्मन मायर्स, इन्हीं के द्वारा जो है 1988 में सर्वप्रथम बार हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की एक विशेषता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका रिंग ऑफ फायर है तो यह एक प्रकार का एरिया है जहां पे सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलता है, और यह एरिया आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन आपका ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है रिंग ऑफ फायर। तथा इस एरिया में जितने भी देश सम्मिलित होते हैं उनमें जो है सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलता है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इन एरियाज में जो ज्वालामुखी का होता है, उद्भाव होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह है किस वर्ष हुआ था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। कब? तो 18 फरवरी 1946 को जो है आपका रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा इसके अंतर्गत जो जहाज़ था कौन सा था? तो रॉयल इंडियन नेवी का एक जहाज़ था जिसका नाम था HMIS, और इसी HMIS तलवार इसका पूरा नाम था। तो इसी के 1100 नाविकों ने जो है नस्लवादी भेदभाव, बेकार खाना यानी कि खराब भोजन तथा कम वेतन के विरोध में जो है हड़ताल कर दिया था, जिसको हम कहते हैं नौसेना विद्रोह 1946 का। यह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और कौन सा जहाज था इसको भी आप याद कर लीजिएगा, HMIS तलवार, HMIS तलवार। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय नौजवान सभा का गठन किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत नौजवान सभा का जो गठन है यह किया गया था किसके द्वारा? तो आपका किया गया था यह भगत सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह जी के द्वारा जो है नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है?
तो इनके द्वारा एक संगठन का गठन किया गया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, तथा इसी संगठन का एक फेमस नाम था लाल कुर्ती। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, तो लाल कुर्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक न्यूज़पेपर का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम था पख्तून। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, पख्तून नामक जो न्यूज़पेपर था इसका संबंध था खान अब्दुल गफ्फार खान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विडाल परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो आपका जो विडाल परीक्षण होता है यह आपका टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइफाइड की जांच के लिए। मानव शरीर में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है? तो पित्त रस का जो संग्रहण होता है, यहाँ पे संग्रहण पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर होता है? तो यह आपका पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पित्ताशय में। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो यूरिया का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यकृत यानी कि लीवर जो होता है यूरिया का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट नंबर हमारा 13 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।